तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल के इस मैराथन वीडियो पर। जैसा कि आपको EVS का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको मैंने अपनी मैराथन क्लास में EVS के जितने भी 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम में सेम वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिले थे और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। तो काफ़ी सारे बच्चों ने वो EVS का मैराथन क्लास का वीडियो देखा था, तो वो बहुत खुश हुए थे एग्ज़ाम देने के बाद और फिर हमसे बोले थे कि सर ऐसा ही दूसरा वीडियो लेकर आइए जिससे हमारा आने वाला एग्ज़ाम में हम अच्छे खासे नंबर गेन कर सकें। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने योग्य होंगे और आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सकेंगे। तो दोस्तों, 2-3 मैराथन की क्लास की वीडियो बनेगी, तो जितने भी मैराथन क्लास के वीडियो बने तो सारी वीडियो को आप देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर गेन कर सकेंगे, जैसा कि आपने पिछली EVS की मैराथन वीडियो देख कर गए थे और अच्छा खासा एग्ज़ाम करके आए थे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो पर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको हमारे चैनल के द्वारा। और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो तुरंत देख पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर भी गेन कर पाएंगे। और भी कोई नोटिफिकेशन आती हैं ऑप्शनल, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल सकेगी हमारे चैनल के द्वारा। और दोस्तों, आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन से लिया गया है कि मिल्ड स्टील के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन करूं। तो एक हम डायग्राम बना लेंगे, जो कि जो नीचे साइड होगा उसको स्ट्रेन मान के खींच लेंगे एरो, और ऊपर साइड एक स्ट्रेस का एरो खींच लेंगे जो कि प्रतिबल बना लेंगे, और एक यहाँ से लाइन डालेंगे जो कि थोड़ी दूर तक सीधी जाएगी। इसके बाद वो पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद जहाँ पर हमारी लाइन पैरेलल होगी या मुड़ेगी उस पर हम डॉटेड लाइन कर लेंगे और उस पर ये लाइन का जो केंद्र होगा उसका बिंदु केंद्र O मान लेंगे, तथा जहाँ से लाइन मुड़ेगी उसको ABCD EF, और जहाँ से ये लाइन थोड़ा कम झुकेगी उसको G डॉटेड करके G मान लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा C होगा हायर यील्ड पॉइंट होगा और जो D होगा लोअर यील्ड पॉइंट होगा, यानी ये नीचे की ओर होगा तो लोअर हो जाएगा और ऊपर की ओर हायर हो जाएगा। इसके बाद मिल्ड स्टील के लिए प्रतिबल विकृति आरेख खींच लेंगे हम और उसका फिर वर्णन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये PDF चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा ये आपको PDF कहाँ पर मिलेगा और कितनी समय आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ये PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ तो सबसे पहले आप इसको लिखते भी जाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ लिखने के बाद याद करने से याद हो जाती है तो वो हमेशा के लिए यानी काफ़ी दिन तक याद रहती है, और जो चीज़ याद करने से याद नहीं होती है अगर उसको कोई बता देता है हमको तो चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है। इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा लास्ट तक और इसके मत कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे ये क्वेश्चन लिखते चले जाइएगा आप। अगर आप ये PDF भी लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप हमारे चैनल से ले सकेंगे। तो मैं आपको वीडियो लेक्चर के बीच में बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो पर। जैसे कि हमारा है मिल्ड स्टील के लिए तनाव परीक्षण प्राप्त शियर स्ट्रेन कोर्स
चित्र में दर्शाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, जो आप ये एरो वगैरह बनाएंगे तो उसी के बारे में आपको लिख देना है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट ओ पर कोई स्ट्रेस, ये आपके स्ट्रेस है, खिंचाव बल बढ़ाया जा रहा है। तो पदार्थ प्रतिबल P तथा विकृति E में विकृति हो रही है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जब छड़ पर यानी हमारा जो पॉइंट P है O है पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं यानी प्रतिबल, तो हमारा जो स्ट्रेन है विकृति है, विकृति होती है। और पॉइंट जो हमारा O से A तक प्रतिबल P तथा विकृति E में समानुपात संबंध रहता है और पदार्थ हुक के नियम का भी पालन करता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि हमारा पॉइंट O पर कोई स्ट्रेस तथा स्ट्रेन नहीं। जब छड़ पर धीरे धीरे हम खिंचाव बल बढ़ाते जा रहे हैं तो पदार्थ के प्रतिबल P तथा विकृति E से विकृति हो रही है और पॉइंट O से A तक प्रतिबल P आपको दिखाई दे रहा है तथा विकृति E में समानुपात का संबंध रहता है और पदार्थ हुक के नियम का पालन कर रहा है। इसलिए A को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे, आप एग्ज़ाम में वहाँ पर आप दर्शा सकते हैं जो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी चीज़ें O A B X C जितना भी आप लिखेंगे यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पर A को माना है कि प्रोपोर्शनल लिमिट, B हमारा इलास्टिक लिमिट और C हमारा हायर यील्ड पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो हायर यील्ड पॉइंट हो जाएगा। और D है लोअर यील्ड पॉइंट, हमारा E है हैव स्ट्रेस पॉइंट और F है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और फ्रेंड्स जो A से लगा के O से लगा के A तक के बीच की दूरी है तो इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। और A से लगा के B तक की दूरी है, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इलास्टिक लिमिट। और जो हमारी B से लगा के C तक की दूरी है इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉइंट C इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट परमानेंट सेट। और जो हमारी C से लगा के D तक की दूरी है इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट D इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेन इज मोस्ट एट पॉइंट D पॉइंट C। और जो हमारी D से लगा के E तक की दूरी है इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉइंट E इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द यील्ड पॉइंट। और जो हमारी E से लगा के F तक की दूरी है जो हमें यहाँ पर दिख रही है तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रेस डायरेक्ट बट स्ट्रेन इंक्रीज एट पॉइंट F द मटेरियल ब्रेक्स नेटेरियल कॉल्ड इज ब्रेकिंग पॉइंट। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको बताया जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ें बता दूंगा और हिंदी बताने के बाद अगर इंग्लिश वाले भी बच्चे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ सुनने समझ में आ जाती है वो मानिए कि जल्दी अगर याद नहीं होते सुनने समझ में आ जाएगी। और इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन 2 है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको बता दूंगा कि आपको PDF कहाँ पर मिलेगा। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ये PDF भी ले सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर भी गेन कर सकें। क्वेश्चन दूसरा है कि एक पदार्थ के यांत्रिक गुणों से आप क्या समझते हैं, इन गुणों के नाम लिखिए। तो पदार्थ के यांत्रिक गुण होते हैं कि किसी एलिमेंट या मशीन के लिए यह ज्ञात होना आवश्यक है कि उससे फिर पदार्थ बनाया जाना चाहिए जो आसानी से सरलता से अपना काम कर सकें। यानी फ्रेंड्स जो हमारा पदार्थ का यांत्रिक गुण होगा तो हम कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट या मशीन के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसे किस पदार्थ पर बनाया जाना है जो हम आसानी से उसे सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पहला इलास्टिसिटी, दूसरा हो गया प्लास्टिसिटी, तीसरा है टाउटनेस। और देखिए पहला इलास्टिसिटी और दूसरा हमारा प्लास्टिसिटी, तीसरा डक्टिलिटी, चौथा है हार्शनेस, पांचवा स्टेफनेस और छठवां है टफनेस।
तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा पहला इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी आप फ्रेंड्स इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ याद करते रहिएगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं और जो भी एग्ज़ाम आपके प्रीवियस ईयर में हुए हैं या तो आने वाले एग्ज़ाम हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो आपकी इंग्लिश होती है उसी को आपको हिंदी में लिख देते हैं, जिससे आप समझ नहीं पाते हैं। और काफ़ी सारे अक्षर जो आपके हिंदी के होते हैं उनको इंग्लिश में लिख देते हैं, तो भी आप नहीं समझ पाते, यानी हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी कर देते हैं। तो दोनों चीज़ आपको याद करके चलना है। पहला पॉइंट आता है हमारा इलास्टिसिटी। तो इसमें देखेंगे यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर पुनः अपने शेप में आ जाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। इसका मतलब फ्रेंड्स, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ का एक्सटर्नल यानी बाहरी छेद फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर पुनः अपने शेप या साइज पर आ जाती है, वो इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप मानिए कि आपने कोई गेंद कहीं फेंका, यानी दीवार पर मारी और दीवार पर मारने के बाद पुनः वो आपके पास आ जाती है, तो वह आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। और फ्रेंड जैसे आपका प्लास्टिसिटी है, तो प्लास्टिसिटी को कह सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि इस गुण के कारण पदार्थ की शेप में स्थायी परिवर्तन होता है। अर्थात जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के शेप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेने पर वह अपनी स्थिति में वापस कंडीशन में आ जाए, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि जैसा आपका कोई वस्तु है, आपने उस पर कोई बल लगाया, यानी उसकी जो साइज या शेप है स्थायी परिवर्तन में है, और जब हम उस पर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के जो शेप होता है, साइज होता है, तो कुछ परिवर्तन हो जाता है। फिर एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं तब हम, तो वह अपनी वापस कंडीशन में आ जाती है, तो वह प्लास्टिसिटी कहलाती है। और डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी यानी इसको कहते हैं हिंदी में तन्यता। तो हम कह सकते हैं कि इस गुण के कारण धातु के पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। किसी पदार्थ की डक्टिलिटी टूटने से पूर्ण लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जितनी डक्टिलिटी अधिक होती है उतनी ही लंबाई में वृद्धि होती है। यानी फ्रेंड्स जो हमारा डक्टिलिटी होता है, तो ये धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। और जो पदार्थ की डक्टिलिटी टूटने के पहले लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जितनी डक्टिलिटी अधिक होती है उतनी ही लंबाई में वृद्धि होती है। यानी फ्रेंड्स आपका जितना तन्यता होगा, अधिक तो होगा, तो आपकी लंबाई में वृद्धि उतनी ही होगी। और अगर उसके पहले आपका कोई तार टूट जाता है तो आपके डक्टिलिटी में परिवर्तन उतना ही बना रहेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट हार्डनेस। तो हार्डनेस कह सकते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जैसे आप कोई लोहा पत्थर, ये तो कोई लकड़ी वगैरह लेते हैं और उसको छूते हैं, वो बहुत भारी होती है, यह तो आपके लेने से भारी लगती है, आप उसे तोड़ नहीं सकते या तो दबा नहीं सकते हाथों से, तो कह देंगे आप कि ये यार बहुत हार्ड है, यानी ये बहुत मजबूत है या कठोर है। तो हम हार्डनेस से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि कठोरता का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में घिसावट, खरोचना, मेकिंग etc का विरोध करता है, हार्डनेस कहलाता है। जैसे कि आप कोई पदार्थ लिए, पदार्थ को लेने के बाद उसको घिसते हैं ज़मीन पर, या उसको खरोचते हैं, या उसको बनाते हैं, आदि चीज़ का वो विरोध करने लगता है, तो उसको हार्डनेस कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी आती है स्टेफनेस। तो स्टेफनेस को कह सकते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में प्रत्यास्थता विरूपण का विरोध करता है, स्टेफनेस कहलाता है। यानी स्टेफनेस, जैसा कि हमारा कोई पदार्थ है, तो जो पदार्थ का गुण होता है तो वह एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव से प्रत्यास्थता विरूपण का विरोध करता है, तो वह हमारा स्टेफनेस कहलाता है। अगली हेडिंग आती है हमारी टफनेस। तो टफनेस को हम देखेंगे, वह पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है
इस गुण के कारण पदार्थ को बिना विभंजन हुए मोड़ा या मरोड़ा जा सके। यानी जो हमारा पदार्थ होता है और उसके कुछ गुण होते हैं जिसके कारण पदार्थ के टूटने का विरोध करता है। कोई टफनेस जो होता है हमारे पदार्थ के टूटने का विरोध करता है। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना विभंजन हुए मोड़ा या मरोड़ा जा सकता है, तो हमारा टफनेस कहलाता है। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु लेते हैं और वस्तु को आप तोड़ते हैं, तो टफनेस की वजह से वो वस्तु टूटने का विरोध करती है, तो उसमें टफनेस होता है और उसको आप आसानी से मोड़ या मरोड़ भी सकते हैं, फिर भी वो नहीं टूटती है, तो वही आपकी टफनेस होती है। जैसे आप कोई चीज़ लेते हैं तो कहते हैं ये यार बहुत टफ है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, या तो ये वस्तु बहुत टफ है, आप उसको नहीं तोड़ मरोड़ सकते और वो अगर तोड़ते मरोड़ते हैं तो उसका वो विरोध करती है, तो वही आपका टफनेस होती है। आप सोचकर भी लिख सकते हैं कि जैसे कोई पदार्थ है जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है, तो इस गुण के कारण पदार्थ को बिना विभंजन हुए मोड़ा या मरोड़ा जा सकता है, वह टफनेस कहलाता है। इसके बाद अगली हेडिंग है मेलेबिलिटी। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे हथौड़े, हैमर की चोट या रोलिंग हारा पतली शीट में परिवर्तन किया जा सकता है। जो हमारा मेलेबिलिटी होती है, तो मेलेबिलिटी का जो गुण होता है उसके कारण हम पदार्थ को बिना तोड़े या तो उसको हथौड़े या हैमर की चोट या रोलिंग हारा पतली स्टील में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी। जैसे आप समझ सकते हैं कि स्टील की आपने पतली पतली चादरें देखी होंगी, जो कि आपको, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई टीन है, टीन का छप्पर है, तो उसमें जो टीन प्रयोग की जाती है तो वही आपकी मेलेबिलिटी हो सकती है। अर्थात जैसे कि आप मोटी सी पतली चादर देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे कोई लोहा होता है, लोहे को आप पिघला देते हैं, पिघलाने के बाद उसको एक पतली प्लेट में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे स्टील को एक पतली प्लेट में परिवर्तित कर देते हैं हथौड़े की सहायता से चोट मारकर, और वह बिना टूटे पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वह आपकी मेलेबिलिटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ, तो आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, तो जो इंग्लिश के बच्चे हैं तो वो भी अपना देख सकते हैं, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, और साथ में लिखते भी जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिल्कुल एकदम EVS मैराथन क्लास की तरह। जैसे कि आपके EVS में काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसे थे, यानी EVS के तो आपके पूरे क्वेश्चन फंस गए थे, जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए थे, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिले थे, तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा और साथ में लिखते भी रहिएगा। जैसे कि हम हुक्स लॉ की बात कर लें, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए स्ट्रेस उससे संबंधित विकृति के सीधे समानुपाती होते हैं। यानी हुक्स लॉ स्टेट दैट विथ इन इलास्टिक लिमिट अंडर यूनिसल लोडिंग कंडीशन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यानी कि जो हमारी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुआ स्ट्रेस होता है उससे संबंधित विकृति के सीधे वो समानुपाती होती है। या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए स्ट्रेस उससे संबंधित विकृति के सीधे समानुपाती होती है, या तो सिग्मा समानुपाती ई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको पहले तो आप हुक्स लॉ का फार्मूला याद कर लीजिएगा, सिग्मा समानुपाती ए होता है, तो आप ये याद कीजिएगा, और सिग्मा को आप जानते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए स्ट्रेस हो गया आपका, और जो आपका ई है वो आपका विकृति हो गया। तो आप कह सकते हैं प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका सिग्मा हो गया प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए स्ट्रेस यानी प्रतिबल, तो यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा को आप कहते हैं प्रतिबल, और ई हो गया आपकी विकृति। तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए स्ट्रेस
के सीधे समानुपाती होता है, यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसे हुक्स लॉ का नियम कहते हैं। अब इसके बाद आपको एक दो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यूनिवर्सल लोडिंग यहाँ पर लगा हुआ है। आप पहले तो चार कोण का एक डायग्राम बना दीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी थोड़ी परिवर्तन होगा। जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे या खींचेंगे, लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने के बाद इसके बाद थोड़ी परिवर्तन होगा। यूनिवर्सल लोडिंग लगाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस जो हमारे हो गई तो एक्स है जैसे अभी, तो फिर हो जाएगी सिग्मा एक्स, और ये स्ट्रेन हो जाएगी हमारी, जो कि हमारी विकृति थी ई थी, तो ये हो जाएगी ई एक्स। अब स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि हमारा अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा, अगर आप मानिए कि जैसे आपने कोई लोहा लिया, अब लोहे के ऊपर हथौड़ा मारा, तो आपकी जो लंबाई बढ़ेगी तो उसके साथ साथ आपकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह अगर आप इस पर कोई लोड लगाते हैं तो इसकी लंबाई में तो परिवर्तन होगा, तो जो इसकी चौड़ाई होगी तो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ेंगे, नॉर्मल सी बात। फिर इसके बाद आपका डायग्राम बनाना सेम उसी तरह, स्ट्रेन हो जाएगा आपका ये, और स्ट्रेस हो जाएगा, ये आपका केंद्र ओ हो जाएगा। इसके बाद आप डॉटेड लाइन पॉइंट पे पॉइंट करते जाइएगा, और यहाँ पर एक आपको लाइन बनेगी मिलेगी जो आपका ए होगी। तो आप स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन होता है, सिग्मा समानुपाती ई, यानी प्रतिबल समानुपाती विकृति। तो सिग्मा बराबर ई कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, यानी जो आपकी कैपिटल ई होती हैं वो आपकी हो जाएगी हुक्स लॉ, यानी प्रत्यास्थता गुणांक ई, और जो आपके सिग्मा हो जाएगा वो प्रतिबल। इससे आपको एक सूत्र मिल जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान ई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ, यानी वियर सिग्मा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी आप सिग्मा जो आपका प्रतिबल है, तो प्रतिबल का आपका हो जाएगा पी अपान ए। आप जानते हैं कि सिग्मा और पी अपान ए होता है, यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। फिर इसके बाद आप ई जो आपका स्ट्रेन होता है विकृति, तो ई बराबर होता है एल सिग्मा एल अपान एल, या तो आप डेल्टा एल बोल सकते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा आपका, आप सिग्मा की जगह यहाँ जो ये आपको सिग्मा दिख रहा है इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। तो आपका जो ये ई दिखेगा तो ई सिग्मा की जगह आप रख सकते हैं पी अपान ए, जैसा कि यहाँ पर रख दिया गया है। और जो ये आपका स्ट्रेन रहेगा ई, तो इसकी जगह आप रख सकते हैं डेल्टा एल अपान एल। तो जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो आपको चौथे से गुणा हो जाएगा, और जो तीसरा होगा वो आपको दूसरे से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पी है ये एल ऊपर चले जाएगा गुणे में, तो एल हो जाएगा, और जो ये ए है ए के साथ ये सिग्मा जो आपका डेल्टा एल है तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं ई बराबर पी एल अपान ए गुणे डेल्टा एल, यानी जो आपकी एल थी वो लेंथ थी, और जो आपका पी है वो पी आपका लोड लग रहा है, ए आपका एरिया हो जाएगा, और डेल्टा एल आपकी हो जाएगी चेंज इन लेंथ, जैसे कि आपकी यहाँ पर लेंथ चेंज हुई थी यूनिवर्सल लोड लगाने पर। तो फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस। तो इसको हम देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस क्या होता है। जैसे कि सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गई थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रहा था आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और या यंग मॉडुलस क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल उससे संबंधित विकृति की समानुपाती होती है, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं विथ इन इट्स इलास्टिसिटी लिमिट द स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होती है, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल एवं उपजय विकृति के अनुपात को यंग मॉडुलस कहते हैं। जो हमारी यंग मॉडुलस होगा उसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होती हैं। और जो इसका चित्र बनाएंगे तो चित्र इस प्रकार होगा, इससे लिख देंगे हम कि
प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो हमारा प्रतिबल होता है एवं उपजीव विकृति की अनुपात को यंग मॉडुलस कहते हैं, यानी कैपिटल ई बराबर डेल्टा एल अपान एल। इसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमें एक मान लीजिए एक गोला टाइप में बनाएंगे, पाइप टाइप में, और जो वो पाइप बनाएंगे उससे एक केंद्र से लाइन डालेंगे और लाइन कुछ पॉइंट तक सीधी रहेंगे। इसके बाद पॉइंट पॉइंट कर देंगे। फिर इसके बाद हम मान लीजिए इसकी जो लंबाई है लेंथ यहाँ से लगा के यहाँ तक आयल होगी। जब हम इसमें कोई लोड लगाएंगे तो इसमें डेल्टा एल की मान लीजिए लोड लगाएं। लोड लगाने के बाद इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हुआ जिसे हम डेल्टा एल मानेंगे, और जो हमारा ये बल लग रहा है यानी फोर्स एफ हो जाएगा, और जो हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे ये एफ है। फिर हम कह सकते हैं कि हुक्स लॉ के अनुसार आई नो डैट हुक्स लॉ स्ट्रेस प्रोफेशनल स्ट्रेन, यानी जैसे कि हम देखा था विकृति समानुपाती प्रतिबल समानुपाती विकृति था यहाँ पर हुक्स लॉ में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम उसी तरह आपको करना है। यहाँ पर हुक्स लॉ के नियम से लेना है। वी नो डैट हुक्स लॉ स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन, तो स्ट्रेस यहाँ पर आप कांस्टेंट मान लेंगे ई, यानी सिग्मा बराबर ई क्रॉस स्मॉल ई। तो स्ट्रेन जो हमारा ये ई होगा, स्ट्रेन ये आ जाएगा अपान में, तो कांस्टेंट ई बराबर हो जाएगा कैपिटल ई अपान ई, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा ई होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, और जो हमारा सिग्मा अपान पी होगा वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेस, और जो हमारा ई होगा वो हो जाएगा स्ट्रेन। इसे दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेन कर्तन विकृति के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कर्तन मापांक कहते हैं। जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा तो इसको इंग्लिश में भी देख लें। विद इन इलास्टिसिटी लिमिट द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, यानी जो हमारा प्रत्यास्थता रहेगा तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर यानी शियर स्ट्रेस जो कर्तन प्रतिबल के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कर्तन मापांक कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं एफ सिग्मा बराबर एफ अपान ए, यानी कर्तन प्रतिबल के अनुपात को कर्तन प्रतिबल प्रत्यास्थता सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं। आप इसका एक चित्र बना लेंगे, डायग्राम बनाएंगे आप इसका। तो एक आप लाइन ऊपर खींच लेंगे यानी बल लगाएंगे, और एक बल नीचे से लगाएंगे, और उसमें बीच में आप जोड़ टाइप में लगा देंगे, जिससे हमारे ये जो दोनों बल या वस्तु रहेंगे ये आपस में अटैच रहेंगे और डुलेंगे नहीं और ना ही गिरेंगे। तो शियर स्ट्रेस सिग्मा बराबर फोर्स अपान एरिया, सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका एफ अपान ए। शियर स्ट्रेन ई बराबर हो जाएगा आपका फाई, और अगला जो आपका शियर स्ट्रेस समानुपाती शियर स्ट्रेन हो जाएगा। शियर स्ट्रेस बराबर सी क्रॉस शियर स्ट्रेन कांस्टेंट मान लेंगे सी हम, तो हमारा हो जाएगा शियर स्ट्रेस टाउ बराबर सी क्रॉस फाई। तो हम लिख सकते हैं सी बराबर ये हमारा ये सी रहेगा, ये ज्यों का त्यों रखा रहेगा यहीं पर, और इस फाई को हम टाउ के नीचे ले जाएंगे तो हमारा निकल आएगा सी बराबर टाउ अपन फाई, यानी सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम लिख सकते हैं जो हमारा सी रहेगा ये है हमारा कर्तन मापांक, और टाउ हमारा कर्तन प्रतिबल, और हमारा जो फाई है कर्तन प्रतिबल।
अर्थात हम कह सकते हैं ये सूत्र से देख कर के कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक C कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। और फ्रेंड इसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो हमारा क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर पार्श्व विकृति, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो हमारे पार्श्व विकृति होती है और अनुदैर्ध्य विकृति के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहते हैं। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहते हैं। फिर इसके बाद इसका एक डायग्राम बना लेंगे। मान लीजिए एक पाइप बनाएंगे जो कि हमारा, और इसके केंद्र से कुछ लाइन देंगे, फिर इसके बीच में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लगा देंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसकी जो व्यास होगा वो होगा D होगा। और जैसे ही फ्रेंड्स हम इसमें, और इसका मान सकते हैं आप जो केंद्र होगा, केंद्र इसका O मान लीजिएगा। और जो ये डॉटेड लाइन जाएगी, मतलब जैसे इसमें आप बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद मान लीजिए आप कोई प्रेशर इसमें लगाते हैं, लगाने के बाद जैसे ही लगाएंगे लोड, तो इसमें इसकी लंबाई पहले से आपको L रहेगी। जैसे इसमें कोई प्रेशर वगैरह बल लगाते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाएगा और सूक्ष्म परिवर्तन होगा डेल्टा L का। तो डेल्टा L लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर चित्र में हम दर्शा देंगे टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद। और जो हमारा फिर ये जो पूरा हमारी ये वो बचेगी, तो जो हमारा पहले व्यास D था, इसके बाद जो व्यास में हुए परिवर्तन तो हो जाएगा सिग्मा D। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक अगला चित्र भी बनाएंगे जिसमें दर्शाएंगे कि हम जो हमारा ये P था, ये P पहले सीधे हम टेंसाइल फोर्स लगाए थे। इसके बाद इसको कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। जैसे ही कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये जो चीज़ें होंगी पूरी परिवर्तित हो जाएंगी। तो हमारा एक डायग्राम जैसे बनाएंगे तो पहले एक बड़ा गोला बना लेंगे, पाइप बना लेंगे, और जिसका परिवर्तन हुआ था कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर सिग्मा D का। और इसमें जो अंदर वाला होगा उसके जो वो होगा आपका व्यास, वो D हो जाएगा। इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा तो सिग्मा L का होगा, पहले इसकी लंबाई L होगी कंप्रेसिव फोर्स लगाने से बाद। फ्रेंड्स याद रखिएगा, लेंथ में जो परिवर्तन होता है उसे लाइनर स्ट्रेन या लाइनर स्ट्रेन बराबर सिग्मा L अपान L होता है। और डाया में जो परिवर्तन होता है उसे लेटरल स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन बराबर होता है हमारा सिग्मा D अपान D। जैसे फ्रेंड्स हम इसमें लोड लगाएंगे, मान लीजिए, तो जो लेंथ में हमारी परिवर्तन होगा यानी लंबाई में परिवर्तन होगा उसे लाइनर स्ट्रेन बोलेंगे। और लाइनर स्ट्रेन बराबर होता है सिग्मा L अपान L। और जो हम डाया यानी व्यास में परिवर्तन होता है उसे लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और लेटरल स्ट्रेन बराबर होता है सिग्मा D अपान D। लेटरल स्ट्रेन समानुपाती होता है लाइनर स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन बराबर कांस्टेंट लाइनर स्ट्रेन हो जाता है। तो हम पॉइजन रेशियो निकालेंगे तो लेटरल स्ट्रेन अपान लाइनर स्ट्रेन, इसे हम म्यू या 1 अपान M से प्रदर्शित भी करते हैं। जैसे कि म्यू बराबर होता है पार्श्व विकृति अपान लंबाई में विकृति होती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, म्यू या 1 अपान M से भी पॉइजन रेशियो को प्रदर्शित कर सकते हैं हम। और म्यू बराबर पार्श्व विकृति अपान लंबाई में विकृति होती है। जैसे कि आप दोबारा देख सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहते हैं। और जो हम लेंथ में इसमें परिवर्तन होगा तो उसे लाइनर स्ट्रेन यानी सिग्मा L अपान L बोलेंगे। और जो डाया में परिवर्तन होता है उसे लेटरल स्ट्रेन यानी सिग्मा D अपान D बोलते हैं।
अब इसके बाद आते हैं दोस्तों बल्क मॉडुलस। देखते हैं बल्क मॉडुलस में हम क्या पढ़ेंगे। तो बल्क मॉडुलस में है, यदि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी अवयव पर परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के 3 बल लगे हुए तो इनसे उत्पन्न डायरेक्ट स्ट्रेस तथा वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस कहते हैं। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं इसे के से व्यक्त करते हैं। के बराबर होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेस। तो आप इसके यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हैं। के बराबर होता है सीधा प्रतिबल बटे वॉल्यूम स्ट्रेन। तो आप कह सकते हैं सीधे प्रतिबल तथा वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं। अब ये बल्क मॉडुलस ये किसमें हमारा लग रहा है, तो ये हमारा प्रत्यास्थता सीमा में लग रहा है और प्रत्यास्थता सीमा के अंदर लग रहा है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यदि यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी अवयव पर परस्पर लंब दिशाओं में, ये लंब दिशाओं में लग रहा है, लंब दिशाओं में समान मान यानी सीधा प्रतिबल, समान मान यानी सीधा प्रतिबल तथा वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं। या समान मान तथा प्रकृति के 3 बल लगे हुए हैं, उनमें प्रतिबल उत्पन्न डायरेक्ट स्ट्रेस तथा वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस कहते हैं। या तो आप डायरेक्ट हेडिंग डाल सकते हैं बल्क मॉडुलस और डायरेक्टली आप लिख देंगे सीधे प्रतिबल तथा वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसे के से व्यक्त करते हैं और इसका आप सूत्र लिख देंगे के बराबर सीधा प्रतिबल बटे वॉल्यूम स्ट्रेन या के बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेस। इसके बाद आता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस यानी अंतिम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल या इक्वेर्किंग स्ट्रेस के रेशियो को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है FOS बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस। या फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो आप उनसे डायरेक्ट इनकी परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS बराबर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस। तो आप बोल सकते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस तथा वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। तो मैं आपका इसका PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे हैं, तो आप इनको लगा लेंगे। और टेलीग्राम का आपको लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होगा, कहाँ से हम टेलीग्राम पर जाएंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे यूट्यूब पर। आप जैसे ही यूट्यूब पर जाएंगे तो यहाँ पर एक बटन होती, ये एरो होता है, तो उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी लिख कर कि टेलीग्राम वगैरह कहाँ। तो आप ये लिखा होगा ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। और जैसे आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा उसमें नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं और नोट्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको दिए गए हैं। देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल का सारे क्वेश्चन वगैरह हैं। और यह तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के नाम से एक ग्रुप होगा, तो आप उससे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा ऑल ब्रांचेस के नाम से है, तो आप सर्च करके भी ले सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कमेंट भी आए, जिस सेमेस्टर की भी बुक चाहिए आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, उनके कमेंट देख सकते हैं कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इन हिंदी में चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का चाहिए सर, आप सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करा दीजिए। इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब बच्चों कमेंट करते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी हम देखते हैं और देने के बाद उनको रिस्पॉन्स देते हैं और सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते हैं। देख सकते हैं इसमें से आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह मिल जाए, क्वेश्चन बैंक वगैरह मिल जाएंगे आपको।
और सारे बुक वगैरह आपको मिल जाएंगी, जितने भी आपके बुक हैं, जितने सेमेस्टर के हैं। और सबसे पहले अपडेट इसी में टेलीग्राम पर ही आते रहते हैं और आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका भी मैं PDF डाल दूँगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। और बने रहिए आप हमारे चैनल पर और ये वीडियो को पूरा देखते रहिए, ताकि इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं तो आपको तैयार हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर गेन कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और एग्ज़ाम देकर जब आइएगा आप तो ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया। जो आपको मैराथन क्लास में जितने वीडियो इंपॉर्टेंट बताए गए हैं क्वेश्चन, उनमें से आपके क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। और दोस्तों इसके बाद भी आपके 1-2 मैराथन क्लास और होंगी, जिसमें से उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल पर और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वीडियो में आपकी पूरी सेमेस्टर की तैयारी एक दिन में हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को आप देखते रहिएगा। आपका इतने दिनों का जितना सेमेस्टर था, आपने जितना भी पढ़ा, उसकी तैयारी सिर्फ हमारे मैराथन क्लास से एक दिन में ही कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन आता हमारा कि प्रमुख प्रतिबल की परिभाषा लिखिए। प्रतिबल का मोहर सर्किल क्या है? इस विधि द्वारा प्रमुख प्रतिबल कैसे ज्ञात करते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देख सकते हैं आप कि मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल की परिभाषा। तो वस्तु के किसी बिंदु पर यदि अनेक प्रतिबल विभिन्न दिशाओं में लग रहे हैं और उस बिंदु से होते हुए आपस में लंब 3 समतल इस प्रकार हैं कि प्रत्येक समतल पर परिणामी प्रतिबल लंब रूप ही हो, परस्पर लंब ऐसे समतलों को ही मुख्य समतल कहते हैं और इन मुख्य समतलों पर लंब प्रतिबलों को मुख्य प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा मोहर वृत्त। मोहर वृत्त क्या होता है कि यह एक ग्राफीय विधि है जो हमारा मोहर वृत्त है, जिसकी सहायता से अधिकतम तथा यानी अधिक से अधिक और न्यूनतम से न्यूनतम मुख्य प्रतिबल, अधिकतम व न्यूनतम कर्तन प्रतिबल और किसी एक पर नए समतल पर लंब प्रतिबल तथा नत समतल पर कर्तन प्रतिबल आदि को ज्यामिति विधि द्वारा अर्थात हम मोहर या वृत्त बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें एक डायग्राम बना देंगे। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। तो आपको पहले आप डायग्राम बना दीजिए और डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लेकिन आए। आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायग्राम सीख लेंगे तो उसमें से आप आसानी से लिख पाएंगे। तो जैसे कि आप एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाने के बाद आप 1-2 लाइनें डाल देंगे, एक लंबवत होगी और एक आपकी समतल होगी। तो जो लंबवत लाइन होगी और जो समतल होगी उसमें आपका सिग्मा x होगा और लंबवत होगी, इसकी लंबाई आपकी l होगी। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर मोहर वृत्त का चित्र बनाया गया है और ये चित्र आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आप एक सर्कल के अंदर एक लंबवत लाइन डाल देंगे और एक लाइन से होती हुई पैरेलल लाइन डाल देंगे यानी सीधी लाइन, और यहाँ से आप क्रॉस सेक्शन डालेंगे दोनों तरफ से। डालने के बाद आपका ऊपर वाला क्यू डैश हो जाएगा, नीचे का क्यू हो जाएगा और यहाँ से एक डॉटेड लाइन डालेंगे जो आपका पी डैश हो जाएगा और जहाँ यहाँ से लाइन डालेंगे इस साइड से तो आपका पी हो जाएगा। और एक यहीं से आपके सेंटर से होते हुए ओ केंद्र से एक डॉटेड लाइन जाएगी जो कि आपको घूमकर आपकी एल लंबाई पर आएगी। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको इसी बारे में लिख देना है कि सबसे पहले मूल बिंदु ओ जो आपका केंद्र होगा, तो केंद्र से होती हुई आपस में 2 लंब रेखाएं, जो आपकी 2 लंब रेखाएं होंगी एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस की दिशा खींचते हैं। ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा।
तो एक्स और वाई एक्सिस आपके ये दोनों हो जाएंगे, खींचेंगे। फिर इसके बाद प्रतिबल निकाय और तनाव प्रतिबल अर्थात जो आपका सिग्मा एक्स होगा या एफ जी इसको बोल सकते हैं, और इसके बाद आपका ये हो जाएगा सिग्मा वाई या एफ वाई को मूल बिंदु ओ के सभी दाईं ओर किसी पैमाने, यानी जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का पैमाना ले लेंगे, पर काट देंगे। इस प्रकार आया प्राप्त बिंदु पर ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष की दिशा में माप कर काटती हैं। ओ एक्स वाई जो हमारी ओ एक्स वाई होगी की दिशा क्लॉकवाइज होगी, होने पर मूल बिंदु ओ की ओर माइनस वी ई मान कर काटते हैं, और क्यू तथा सिग्मा एक्स जो हमारा होगा क्यू तथा सिग्मा एक्स इलेक्ट्रो वाई अल्टरनेटिव वाइज यानी प्लस वी ई होने पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर नीचे की ओर काटते हैं। बस आपको यही चीज़ें लिख देना है। इसके बाद आप इनके बारे में डाल देंगे कि मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 या एफ वाई बराबर ओ डी दूरी क्रॉस वॉल्यूम ऑफ स्केल, या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा जी या एफ जी बराबर ओ बी क्रॉस वैल्यू ऑफ स्केल, मैक्स स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपका टाउ 1 या टाउ सिग्मा 1 होगा तो क्यू दूरी हो जाएगी आपके स्केल। बाकी ये चीज़ें आप लिख देंगे। इसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल आएंगे जो कि एकदम शॉर्ट है और सैंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कर्तन अवयव 5 mm लंबा तथा 50 mm व्यास का है। यदि हाथ पर 100 किलो न्यूटन का भार लग रहा हो तो इसमें उत्पन्न प्रतिबल एवं लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। दिया है कि सिग्मा बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि A बराबर π/4, और जो आपका L स्क्वायर होगा यानी कि आपका जो व्यास होगा D स्क्वायर, तो व्यास को रख देंगे π/4 D स्क्वायर की जगह आपको रख देंगे 50 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं छोटे छोटे, तो आप इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। और आपका एग्ज़ाम अभी जो हुआ है HHM का, उसमें आपके एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, थ्योरी बेस आया पूरा। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि उसमें अगर थ्योरी बेस आए तो उसमें भी थ्योरी आएगा दोस्तों, लेकिन न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो न्यूमेरिकल भी आप तैयार कीजिएगा। और जो एग्ज़ाम आएगा तो अब तो फिर देखा ही जाएगा क्या आ रहा है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, लंबवत अक्ष के प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध करिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, जड़त्व आघूर्ण हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध यानी वस्तु का घूर्णन अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फ्रेंड्स, कह सकते हैं हम कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह भाग जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का घूर्णन अक्ष के पड़ता वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। अब इसकी थ्योरम ऑफ पार्टिकुलर एक्सिस यानी लंबवत अक्ष प्रमेय, तो लंबवत अक्ष प्रमेय होगी, इसमें हम लिखेंगे इस थ्योरम के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत किसी अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थिर दो परस्पर लंब अक्षों के परिता जड़त्व आघूर्णों का योग के तुल्य होता है। यानी जो हम थ्योरम लिखेंगे तो जड़त्व आघूर्ण की थ्योरम के अनुसार हो जाएगा हमारा कि जो हमारा समतल पटल होगा उसके तल के एक लंबवत किसी अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थिर दो परस्पर लंब होंगे, अक्षों के परिता जड़त्व आघूर्णों का योग उसके तुल्य होगा, यानी IZ बराबर IX प्लस IY मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जैसा कि हमें चित्र में यहाँ पर आप ऐसा चित्र बनाएंगे
तो आप इसी के बारे में लिख देंगे। पहले बात तो आप एक सर्किल डाल लेंगे, सर्किल में 2 लाइनें, एक लंबवत और एक सीधी लाइन डाल देंगे। इसके बाद ये आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सेस हो जाएगा और यहाँ से एक लाइन डाल देंगे जो आपके जेड एक्सेस हो जाएगा और यहाँ से एक डॉटेड लाइन डालेंगे जो आपका जेड हो जाएगा और जो आपका पॉइंट होगा वो आपका ओ हो जाएगा तथा एन, और यहाँ से एन से पी के बीच की दूरी एक्स हो जाएगी। तो इसके जो पॉइंट होंगे एक्स का वाई होगा और इसके पी से एम के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी वाई। अब इसी पॉइंट मतलब सर्किल का इसको देखेंगे वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस बना लेंगे। इसमें एक सर्किल लगाएंगे, सर्किल खींचने के बाद इसका जो आएगा पॉइंट ओ, इससे एक नीचे की ओर। अब देखिए जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। मान लीजिए एक सर्कल बना लिया, सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ से एक्स वाई जेड वाली लाइन डाल दी। डालने के बाद यहाँ से आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वाई आपकी लंबाई हो जाएगी, यहाँ आपकी एक्स लंबाई हो जाएगी और बिंदु आप पॉइंट हो जाएंगे पी एक्स कामा वाई। होने के बाद यहाँ से आप एक दूसरा चित्र बना लेंगे। बनाने के बाद जैसे आप बनाएंगे उसमें आप एक्स आपकी जो यही चीज़ आपको यहाँ पर डाल देना। सेम एक्स दूरी हो जाएगी, आपकी जेड एक्स हो जाएगी ऊपर, ये जो आपके नीचे थी ऊपर चली जाएगी और ये वाई एक्स हो जाएगी। यहाँ से आप एन पॉइंट मानकर एक रेखा खींच लेंगे और उसी को एक एम पॉइंट मानकर एक नीचे को रेखा खींच लेंगे। जो आपका केंद्र से होगा सेंटर से एक लाइन डाल देंगे डॉटेड, जिसकी त्रिज्या आर होगी और यहाँ पर आपका कोण 90 अंश का बनेगा। यहाँ भी बन रहा है 90 अंश का, यहाँ भी 90 अंश का। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी ओ है, ओ से ओ पी यानी ओ पी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ओ पी बराबर आपका हो जाएगा जो आपकी त्रिज्या आर दी है। तो फिर आप यहाँ से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय की एक प्रमेय होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुछ इस तरह आपको मतलब त्रिकोण के आकार का दिख जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ओ पी के स्क्वायर बराबर ओ एम के स्क्वायर प्लस पी एम के स्क्वायर। तो आप पी एम के स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ ओ पी की जगह आप आर रख देंगे तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ ओ एम की जगह आपकी ये आप देख सकते हैं ये आपकी वाई है, तो आपका और आपका ये एक्स है, तो यहाँ आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जो आपके एम वाली थी तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। बस आप जानते हैं कि जो आप आई एक्स एक्स डबल एक्स कर देंगे तो आपका सिग्मा भी आ जाएगा। तो सिग्मा ए जहाँ आपका एक्स हो तो वहाँ पर आपको वाई रख देना है और आई वाई वाई बराबर सिग्मा ए तो आपको लेना ही है, जहाँ वाई हो वहाँ एक्स रख देना और जहाँ जेड है आपका तो जेड यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा तो जेड की जगह आपको आर रख देना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं आई जेड जेड बराबर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो सिग्मा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सिग्मा ए आपका ये वाई स्क्वायर वाला भी हो जाएगा। इसमें आप सिग्मा ए कॉमन ले लीजिएगा तो कोष्टक में आपको हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इसमें आप जैसे कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये आपका कांस्टेंट रहेगा तो आपका ये मान लीजिए हट जाएगा तो आपका आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई वाई। आपका ये जो प्रमेय थी यानी लंबवत अक्ष की प्रमेय ये आपकी प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी पिंड पर क्रमशः लंब भार के कारण उसमें भंडारित स्ट्रेस एनर्जी का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आप एक चित्र बना लेंगे, सीधी लाइन डालेंगे, उसमें डॉटर लाइन कर देंगे ऊपर से और यहाँ से यहाँ तक आपकी लंबाई एल है। इसमें आप जैसे कोई मान लीजिए बल लगाते हैं तो इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। प्रतिरोधी बल मान लीजिए आर लगाते हैं और छड़ में स्ट्रेस उत्पन्न होता है पी, तो आपका जो इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। जो आपकी लंबाई में परिवर्तन होगा थोड़ा सा होगा डेल्टा एल, वही डेल्टा एल और आपकी इतनी लंबाई एल थी, ये डेल्टा एल की लंबाई परिवर्तन होगा। नीचे आपका छड़ में जो स्ट्रेस हुआ तो आपकी पी हो जाएगी और जो ये प्रतिरोधी बल आर लगाया। फिर इसके बाद आपका लॉस्ट बेंडिंग में तो स्ट्रेन आपका ई है तो ई बराबर आप यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एल आपका निकला, सिग्मा और आपकी जो वास्तविक लंबाई थी एल थी तो सिग्मा एल अपान एल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्ट्रेन ई बराबर पी अपान ई।
यानी विकृति बराबर E बराबर P/E हो जाएगा। तो स्ट्रेन ऊर्जा आपकी हो जाएगी U बराबर हाफ BC क्रॉस OD। यहाँ से आप एक और डायग्राम बना लेंगे। जैसे आप ये डायग्राम बनाएंगे तो एक आपका लंबवत रेखा होगी और एक आपकी समतल रेखा होगी, और इससे आप इसका केंद्र O मानकर एक रेखा सीधी खींच देंगे और उसी को आप नीचे जैसे जो आपका पॉइंट आएगा तो आप उसको एक लंब रेखा खींच देंगे। तो आपका यहाँ पर एक चित्र बन जाएगा जो आपका ट्रायंगल के आकार का होगा, यानी त्रिभुज के आकार का। तो R बराबर P/A हो जाएगा आपका ये। तो इसको आप जैसे आपका स्ट्रेन ऊर्जा यानी U बराबर होता है हाफ निकल आएगा BC क्रॉस OC। तो U बराबर हाफ, और जो आपके BC होगी BC की जगह आप यहाँ R रख सकते हैं, R गुणे जो आपकी ये लंबाई है तो सिग्मा L। तो U बराबर आपका निकल आएगा हाफ, R की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पर P/A। जैसे कि ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा कि जो आपकी प्रतिरोधी लंबाई होती है R बराबर P/A होती है। तो R की जगह आप रख देंगे P/A और सिग्मा L। तो आपका सूत्र बन जाएगा U बराबर हाफ P/A गुणे PD/E यानी P²/E। तो आपका जो सूत्र निकल कर आएगा U बराबर हाफ P²/E कोष्टक में A/L। तो U बराबर हो जाएगा आपका P² ये आपका गुणा हो जाएगा तो 2E आ जाएगा, इसका हो जाएगा A/L हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा स्ट्रेन तथा स्ट्रेन को परिभाषित करो, प्रतिबल तथा विकृति को समझाइए। तो हम इसको देख लेते हैं जो हमारा स्ट्रेस है। तो सबसे पहले प्रतिबल देखेंगे। जैसे कि आप जानते हुए हैं कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में डिफॉर्मेशन होता है। इस डिफॉर्मेशन का विरोध करने के लिए वस्तु के पदार्थ में विरोधी बल उपजते हैं तथा बाह्य बल के विरोध करने के लिए प्रवृत्ति को स्ट्रेस कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं जैसा कि आपका प्रतिबल है कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में डिफॉर्मेशन होता है। इस डिफॉर्मेशन का विरोध करने के लिए वस्तु के पदार्थ में प्रतिरोधी बल उपजते हैं तथा बाह्य बल के विरोध करने की प्रवृत्ति को स्ट्रेस कहते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं वस्तु के आकार लंब में परिवर्तन या विरूपण को स्ट्रेन तथा वस्तु के पदार्थ में उपजे प्रतिरोध को स्ट्रेस कहते हैं। यह तो आप अपने सूत्र से निकाल ले सकते हैं। सूत्र आपका होता है प्रतिबल का यानी स्ट्रेस का सिग्मा बराबर F/A। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर आंतरिक प्रतिरोधी बल लगाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन को प्रतिबल कहते हैं। तो इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर F/A होता है, इसका फार्मूला लिख देंगे और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे आया? तो जो आपका फोर्स होता है यानी बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है और ए फॉर एरिया का मात्रक आपका होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम स्ट्रेन में। तो आपकी जो स्ट्रेन होती है सिग्मा L/AL, क्योंकि इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होता है तो AL/ΔL में परिवर्तन यानी कुछ लंबाई में परिवर्तन होता है, यानी कुछ थोड़ी सी ΔL परिवर्तन हुआ जो आपकी लंबाई पहले L थी। जैसे आप स्ट्रेन की परिभाषा यानी विकृति को लिख सकते हैं। यदि एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में बॉडी के रूप व आकार शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन होता है तो इस परिवर्तन की माप को स्ट्रेन कहते हैं। ई बराबर स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या EL स्मॉल EL बराबर ΔL/L। दोस्तों अगर मैं आपको ये पूरा PDF का ना बता सकूं तो आप ये टेंशन ना लीजिएगा। मैं आपको इस PDF आपको अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं और वहां से जुड़कर आपको जो भी PDF चाहिए और ये वाला PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक रात में ये सारे PDF पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम भी है, तो इसलिए आप एग्ज़ाम में इस इम्पोर्टेंट पीडीएफ को देखकर अच्छे खासे नंबर गेन कर सकेंगे। तो 2-3 पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसके, तो आप वो सारे पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको लिख करके तैयार कर लीजिएगा। ये तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके आपकी वजह से। और वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो बीच में ही रोक दिया जाएगा, और ये अगली जो मैराथन क्लास होगी तो उसमें इसका अगला जो बचेगा वो बता दिया जाएगा। तो इसके लिए जितनी भी मैराथन क्लास आए उनको आप पूरा देखिए, क्योंकि मैराथन क्लास में एग्ज़ाम में आने योग्य क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। और जो पिछले मैराथन क्लास में ईवीएस का बताया था उसमें तो पूरे मैंने 20 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से सारे क्वेश्चन आपके मैराथन क्लास में फंसे हुए बताया था। उसमें आपके पूरे 20 के 20 क्वेश्चन जो थे उनमें सारे क्वेश्चन आपके फंसे थे, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। तो इसलिए पीडीएफ जो मैं अपलोड करूं टेलीग्राम पर, वो पीडीएफ आप तैयार कर लीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने से भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इम्पोर्टेंट के चक्कर में मत ही रहा करिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही चीज़ें फंसें, इसलिए जो आपके सिलेबस में हो वो, और जो हम बताते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें तैयार करते जाइएगा। इसके बाद है आपका प्रूफ रिलायंस तथा रीडर्स रिलायंस को समझाइए। तो आपका प्रूफ रिलायंस होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है उसे प्रूफ रिलायंस कहते हैं। यानी जो हमारी प्रत्यास्थता सीमा होती है उसके अंदर जो भी पदार्थ होता है उसमें बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए उसमें जितनी अधिकतम ऊर्जा एकत्र हो जाती है उसे प्रूफ रिलायंस कहते हैं। फिर इसके बाद आप अपना आता है अगला मॉडुलस रिलायंस। मॉडुलस रिलायंस क्या होता है? तो ये सेम उसी की तरह होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ के इकाई आयतन में बिना इकाई विकृति उत्पन्न हुए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित हो की जा सकती है उसे मॉडुलस ऑफ रिलायंस कहते हैं। इसमें दोस्तों प्रूफ ऑफ रिलायंस में आपका ये था कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ में था कि बिना स्थायी विकृति उत्पन्न किए उसमें अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्र की जा सकती है, उसे प्रूफ रिलायंस कहते हैं। और इसमें क्या है, जो आपका मॉडुलस रिलायंस में है, इसमें प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ के इकाई आयतन में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है मॉडुलस रिलायंस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है अपना कि किसी शेफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? किसी ठोस के वृत्ताकार शाफ्ट से अधिकतम बल घूर्ण माना शाफ्ट जिसकी त्रिज्या r है। यानी किसी शेफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? किसी शेफ्ट के वृत्ताकार शाफ्ट में अधिकतम बल घूर्ण क्या होता है? तो देखते हैं हम कि मान लेते हैं हम, जैसे कि हम मान लेते हैं कि शाफ्ट की जो त्रिज्या है r है उस पर एक स्पर्शी बल कार्य कर रहा है तथा उसके हारा उत्पन्न, तब टैक्यू हमारा होएगा टर्निंग मोमेंट T बराबर, टर्निंग मोमेंट हमारा T बराबर T इक्वल टू हो जाएगा F क्रॉस R। और जो हमारा टर्निंग मोमेंट होगा T के कारण शाफ्ट N चक्कर प्रति मिनट से घूमती है, और शाफ्ट में N चक्रों में किया गया कार्य P इक्वल टू F 2 क्रॉस पाई R क्रॉस F क्रॉस N। यानी जो हमारा शाफ्ट के N चक्रों में किया गया कार्य क्या होगा, P बराबर होगा हमारा F इंटू 2 क्रॉस पाई R गुणे F क्रॉस N। चूँकि हम जानते हैं कि इक्वल टू F क्रॉस R
एरो टी होता है तो P इक्वल टू 2 पाई NT हो जाएगा आपका। एफ आर बराबर आपका होता है टी, एफ इंटू आर बराबर आपका होता है टी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका एफ हो जाएगा और आर हो जाएगा, इसको आप हटा के इसकी जगह आप लिख देंगे टी, तो हो जाएगा आपका 2 पाई, और ये जो आपका एन रहेगा एफ और आर की जगह टी लिख देंगे तो 2 पाई एन टी हो जाएगा। और पी बराबर आपका निकल आएगा 2 पाई एन टी, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। एच पी बराबर हो जाएगा पी 2 पाई एन टी अपान 60 गुणे 100 किलोवाट, के डब्ल्यू यानी किलोवाट। और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा P बराबर एन टी अपान इनका गुणा कर देंगे, क्योंकि हम 1 HP बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं कि 1 HP बराबर होता है 0.7355 किलो न्यूटन। तो हम गुणा करके आ जाएगा हमारा P बराबर एन टी अपान 9550 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कंट्रोप्लेक्सर बिंदु की स्थिति कैसे मालूम की जा सकती है, समझाइए। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जो डायग्राम में बनाया गया है उसी को आपको क्या कर देना है, उसी के बारे में आपको लिख देना है कि आपने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, और लिखने के बाद आपको सारी चीज़ें दर्शा देना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेंगे, आप इसका PDF भी टेलीग्राम से ले लीजिएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो देखते हैं हम जो हमारा ये स्ट्रेन है, यानी जो हमारा इसका सूत्र निकल आएगा, फ्लेक्चर फार्मूला ऑफ बेंडिंग इक्वेशन का जो सूत्र निकलेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद उसमें सेंटर से एक डॉटेड लाइन डाल देंगे। डॉटेड लाइन डालने के बाद बीच से 2 डॉटेड लाइन डाल देंगे जो कि लंबवत होगी, ए और नीचे ए, ऊपर दूसरे नंबर पर बी कर देंगे। इसके बाद जो हमारा पहले डॉटेड लाइन का लंबवत जो रहेगा सी कर देंगे और उसके नीचे ई कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि मैंने बना के PDF में आपको दिखा रखा है। PDF में आप देख सकते हैं। इसके बाद एक इस चित्र के नीचे एक लाइन करेंगे डॉटेड लाइन के नीचे, जिसकी लंबाई होगी आपकी y, और बल लगेगा आपका F आगे की ओर, और इसके ऊपर होगा आपका D बिंदु। फिर इसके बाद एक आप पैरेलल जाएंगे, दूसरा चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे वाला। पैरेलल जाने के बाद इसमें आप एक बीच से डॉटेड लाइन डालेंगे जो आपकी C और नीचे E डैश होगी, C डैश होगी। इसके बाद आप ऊपर की ओर एक त्रिभुजाकार में डॉटेड लाइन डालेंगे, और डॉटेड लाइन डालने के बाद यहाँ से एक डॉटेड लाइन डालेंगे और एक ऐसे, और इसी की लंबाई एक लाइन डाल देंगे बीच से, जिसकी लंबाई r होगी, और नीचे जो हमारा जाएगा तो बीच वाली की y हो जाएगी, और यहाँ से एक लाइन डाल देंगे। इसके बाद इनको a डैश b डैश वो मान लेंगे, केंद्र हमारा हो जाएगा a डैश ये हो जाएगा, और ये b डैश भी हो जाएगा, और n a डैश हो जाएगा। r हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कैलकुलेट, ये हमारा हो जाएगा o, बीम यानी बैंड में से रही। इसके बाद फिर हम इसके बारे में लिख जाएंगे, हमारा धड़न से बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ दो उसकी काट से नमन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस में उत्पन्न होते हैं। बेंडिंग मोमेंट m तथा नमन प्रतिबल F या सिग्मा से संबंधित स्थापित करना आवश्यक है, जिसे बेंडिंग
इक्वेशन कहते हैं। स्ट्रेन ई चेंजिंग स्ट्रेन ई बराबर होती है हमारे, जैसा कि आपको पता है, चेंजिंग लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल अपान एल। तो सी डी बराबर यहाँ से आपका जो सी डी निकलेगा, सी डी बराबर हो जाएगा आपका ई एफ। ऐसे ही आपका हो जाएगा, यहाँ से आप ले सकेंगे तो हो जाएगा आपका डी डी ई डैश और एफ डैश से, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा ई एफ डैश ई डैश, और सी डी बराबर हो जाएगा आपका सी डैश डी डैश। तो त्रिभुज ओ सी डैश डी डैश में तो ई डैश एफ डैश इक्वल टू आर प्लस वाई डेल्टा, एंगल इक्वेशन आर्च अपान रेडियस, डेल्टा इक्वेशन सी डैश डी डैश अपान आर, सी डैश डी डैश इक्वल टू आर डेल्टा, स्टेन इक्वल टू ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ अपान ई एफ। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं ई डैश एफ डैश इक्वल टू सी डैश डी डैश और अपान सी डैश डी डैश, ई बराबर आर प्लस वाई डेल्टा माइनस आर डेल्टा अपान आर डेल्टा। आर डेल्टा से कट जाएंगे माइनस प्लस के, और वाई डेल्टा अपान आर डेल्टा नीचे बचेगा, ई बराबर वाई अपान आर आ जाएगा। बाय हुक्स लॉ के नियम से डालेंगे, स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन सिग्मा बराबर ई क्रॉस ई होता है, ई बराबर सिग्मा अपान ई हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा ई अपान ई और वाई अपान आर। तो सिग्मा वाई, अब सिग्मा यहाँ रहेगा, इसको ले जाएंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई अपान वाई बराबर हो जाएगा, ये ई ऊपर चले जाएगा, ई अपान आर हो जाएगा। फिर इसके बाद सिग्मा बराबर ई अपान आर क्रॉस वाई, डी एफ का न्यूटन प्रति एम में मोमेंट, डी एम बराबर डी एफ क्रॉस वाई, स्ट्रेस बराबर होता फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस क्रॉस एरिया, डी एम बराबर डी एफ क्रॉस वाई, और डेल्टा एम बराबर सिग्मा क्रॉस डी ए क्रॉस वाई, डेल्टा एम बराबर ई क्रॉस वाई इंटू डी ए हो जाएगा। यह हम एक डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम में यहाँ से हमारा ई प्रत्यास्थता और एफ बल लगाएंगे जो डी एफ लगेगा, और यहाँ से डॉटेड लाइन डालेंगे जो कि एन और ए से मिलेंगी। तो अब हम इसका समाकलन कर देंगे, तो डेल्टा एम समाकलन हो जाएगा डेल्टा ई अपान आर इंटू वाई स्क्वायर अपान डेल्टा ए। तो एम इक्वल टू हम जानते हैं ई अपान आर निकल आएगा। अब वाई का हमारा समाकलन हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, तो आई बराबर वाई स्क्वायर इंटू ए हमारा निकल के आएगा एम इक्वल टू ई अपान आर क्रॉस आई, एम अपान आई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा नीचे, आई नीचे आ जाएगा और ई अपान आर हो जाएगा। तो हम लिख सकेंगे एम अपान आई ई अपान आर, यानी सिग्मा अपान वाई ई अपान आर। इसके बाद इनका जो हमारा एम है मोमेंट, और सिग्मा है बेंडिंग इक्वेशन, आई बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर बराबर रेडियस ऑफ ग्रेक्शन है, ये बराबर यंग मॉडुलस है, वाई बराबर डिसलाइन ऑफ न्यूटन प्रति एरिया है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसका हम डिस्कस अगले मैराथन क्लास में करेंगे, तो जो भी दूसरी मैराथन क्लास आए उसको आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो में जो कुछ बताया गया आज के। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा एग्ज़ाम देकर आइएगा तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं कि नहीं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जितने भी पीडीएफ हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं आपके एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन उनमें से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।